हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2025 और वक्त हो रहा है सुबह के 8:36 और आज हम आपको सुनवा रहे हैं 19 मीटर बैंड पर सुबह का चाइना रेडियो इंटरनेशनल प्रोग्राम जो होता है 8:30 से 9:30 उसका प्रसारण। तो ये देखिए 19 मीटर बैंड पे मैंने लगाया हुआ है, इसे चला कर दिखाता हूँ। इस शहर में आयोजित किया गया प्रौद्योगिकी जीवन बदलती है विषय पर आधारित इस मंच का उद्देश्य चिकित्सा प्रौद्योगिकी, रेल परिवहन और बुजुर्गों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में चर्चाओं और आदान प्रदान के माध्यम से दोनों शहरों के बीच अनुभवों को साझा करना और संवादात्मक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। इस मंच के दौरान शंघाई और ताइपे ने आदान प्रदान और सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों शहरों के बीच आदान प्रदान और सहयोग को और गहरा किया जा सकेगा। चीन में 2025 के न्यू ईयर बॉक्स ऑफिस ने नया इतिहास रचते हुए फिर से रिकॉर्ड बनाया है, जो देश के फिल्म उद्योग की फलती फूलती जीवंतता और सशक्त ऊर्जा को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 28 दिसंबर तक 2025 चीनी फिल्म न्यू ईयर सीजन का कुल बॉक्स ऑफिस 5 अरब युआन के आंकड़े को पार कर चुका है, जो पिछले 8 वर्षों में इसी अवधि का सर्वोच्च बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड है। इस साल के न्यू ईयर सीजन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी पूर्ण शैली कवरेज और विषय वस्तु की समृद्ध विविधता है। 70 से अधिक चीनी और विदेशी फिल्मों ने सिनेमाघरों में एक साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक संख्या है। 27 दिसंबर को चीनी नौसेना का अस्पताल पोत सिल्क रोड आर्क बारबाडोस में 7 दिवसीय मैत्रीपूर्ण यात्रा और चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद सामंजस्यपूर्ण मिशन 2025 के तहत दक्षिण अमेरिका की ओर रवाना हो गया। स्थानीय समय अनुसार 27 दिसंबर की सुबह 10 बजे बारबाडोस सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, आम नागरिकों के प्रतिनिधि, बारबाडोस में स्थित चीनी दूतावास के कर्मचारी, प्रवासी चीनी समुदाय तथा चीनी वित्त पोषित संस्थानों के प्रतिनिधि चिकित्सा पोत को विदाई देने के लिए बंदरगाह पर एकत्रित हुए। विदाई समारोह का वातावरण गर्मजोशी और सौहार्द से परिपूर्ण था। अपने 7 दिवसीय प्रवास के दौरान सिल्क रोड आर्क ने जहाज पर स्थित आधुनिक चिकित्सा मंच के माध्यम से उच्च दक्षता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। इस अवधि में कुल 2455 मरीजों को चिकित्सा सहायता दी गई। 2127 मरीजों की सीटी स्कैन, डीआर स्कैन और बी अल्ट्रासाउंड सहित विभिन्न जांचें की गई। 2002 सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की गई और 26 मरीजों को भर्ती किया गया। 28 दिसंबर की दोपहर को चीन सरकार द्वारा कंबोडिया को भेजी गई आपातकालीन मानवीय सहायता सामग्री की पहली खेप नोम पेना के टीचो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। इस खेप में तंबू, कंबल, खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। सहायता सामग्री के हस्तांतरण हेतु आयोजित समारोह में कंबोडिया में चीन के राजदूत वांग वनपेन, चीनी दूतावास के मंत्री परामर्शदाता चोंग चिए तथा कंबोडिया के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय की राज्य सचिव उंग रचना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं तिब्बती उपन्यासकार आ लाई की कहानी खोखला पहाड़।
जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। इस कहानी में हमने अब तक सुना, गेला को छियांग एक केक का टुकड़ा देते हुए यह कहती है कि बहुत जल्द उसके साथ खेलने के लिए एक दोस्त आने वाला है। गेला इस बात से काफी खुश है और पहली बरस के साथ ही एनबो के घर में बेटे का जन्म होता है। गेला और उसकी माँ अक्सर एनबो के घर में जाया करते हैं क्योंकि उन्हें खाने के लिए वहां से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। लेकिन एनबो की बीवी के आने के बाद हालात बदल जाते हैं। एक दिन गेला रास्ते से गुजरता है तो छियांग उसे पीछे से आवाज देकर मांस का एक टुकड़ा देती है। गेला छियांग के बूढ़े चेहरे को देखकर एक अलग सी सच्चाई का अनुभव करता है और डर जाता है। छियांग द्वारा दिए गए मांस के टुकड़े को वह घर ले जाकर अपनी माँ के साथ मिलकर खाता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। गेला ने हल्का सा धक्का देकर आंगन का दरवाजा खोला और छियांग के करीब पहुंच गया, जो अभी भी बच्चे को दुलारने में लगी थी। गेला की निगाहें छियांग की आंखों पर टिकी थी और उसने देखा कि छियांग ने बड़ी लापरवाही के साथ मक्खन के उस टुकड़े को अपनी बगल में रख दिया। धूप की गर्मी से वह थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था और उसकी खुशबू गेला के नथुनों तक पहुंचने लगी थी। उसने बड़ी फुर्ती के साथ मक्खन को उठाया, अपने मुंह में डाला और जीभ से इधर उधर घुमाते हुए निगल गया। अजीब बात है, मक्खन कहाँ चला गया? बूढ़ी औरत ने खुद से कहा और इधर उधर देखने लगी। इस बीच गेला बाड़े के दूसरी तरफ चला गया था। मक्खन का स्वाद इतना मजेदार था कि उसकी इच्छा हुई कि थोड़ी देर तक वह मुंह चलाता रहे। बूढ़ी औरत की पीठ उसकी ओर थी और गेला के मुंह से इतनी तेज हंसी निकली कि छज्जे पर बैठे एक कौवे ने अपने डैने फड़फड़ाए और कांव कांव करने लगा। अच्छा, तो इस कौवे ने मक्खन उठा लिया है, छियांग ने अपने पोते से कहा। गेला फिर आंगन में वापस आ गया। छियांग ने उसे देखकर कहा, देखो ना, एक कौवा आया और मक्खन उठा ले गया। इधर आओ और इस प्यारे बनी को देखो, कितना अच्छा लग रहा है। गेला ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से बच्चे के सिर को छुआ। वह इतना मुलायम था कि उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया। अपनी 4 साल की जिंदगी में उसने कभी इतनी मुलायम चीज का स्पर्श नहीं किया था। उसके तजुर्बे में दुनिया की सारी चीजें अक्सर कठोर ही होती थी और यही वजह थी कि बच्चे को छूकर वह डर गया। शायद इतनी कोमलता उसकी इंद्रियां झेल नहीं पाई। दादी छियांग मुस्कुराने लगी। उसने गेला की उंगलियों को पकड़ा और बच्चे के करीब लाई, जिसने अपने नन्हे हाथों से उस उंगली को पकड़ लिया। गेला को तनिक भी आभास नहीं था कि किसी बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत और गर्म होगी। उसने फिर एक झटके से अपनी उंगली छुड़ाई। बच्चा रोने लगा। क्या कर रहे हो? अपना हाथ उसे दो। देखो, यह छोटा बनी तुम्हें कितना पसंद कर रहा है। छियांग ने गेला की हिम्मत बढ़ाई, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह बड़ी तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। उस साल जाड़े के शेष दिनों में और फिर बाद की गर्मियों और शरद में भी गेला कभी भी एनबो के आंगन में नहीं गया। अगली बार जब वह गया तब तक पूरा 1 साल गुजर चुका था। सर्दियां फिर दस्तक देने लगी थी। हर बार की तरह इस बार भी जब वह एनबो के मकान के सामने से गुजर रहा था, अनजाने में ही उसके पैर तेजी से ठिठक गए और उसने आंगन की ओर देखा। सब ठीक है, उसने खुद से कहा। बूढ़ी औरत आंगन में नजर नहीं आ रही थी और न तो बनी ही कहीं दिखाई दे रहा था, जो अब किसी तरह खड़ा होना सीख चुका था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक उसका पैर किसी कोमल वस्तु से टकराया। उसने देखा कि जमीन पर बनी लेटा हुआ था और वह एकटक उसकी ओर देख रहा था। गेला वहां से भागना भी चाहता था कि तभी न जाने किधर से आंगन में छियांग प्रकट हुई।
और गेला को लगा जैसे वह धरती को चीरकर सामने आ गई हो। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी और थोड़ा गुस्से का भाव था। तुम कितने जंगली हो कि तुमने यह भी नहीं देखा कि जमीन पर बनी लेटा हुआ है। गेला झिझकते हुए मुस्कुराने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी उलझन देखकर छियांग ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। बस इतना करना कि जब बनी बड़ा हो जाए तो उसे अपने साथ खेलने के लिए बाहर ले जाना। बनी ने लड़खड़ाते हुए अपना कदम आगे बढ़ाया और अपने छोटे छोटे हाथों को गेला की तरफ किया। थोड़ा हिचकिचाते हुए गेला ने उसे पकड़ लिया। बनी का हाथ अभी भी बहुत कोमल था, हालांकि उतना नहीं जितना 1 साल पहले था, और अब उन हाथों में पहले जैसी गर्माहट भी नहीं थी। उसने बनी से कहा, आओ छोटे भाई, बाहर चलें, खेलने चलें। उस दिन छियांग ने उसे पनीर का एक टुकड़ा दिया। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, जिसका नाम है सब कुछ अस्त व्यस्त। वसंत बड़ी तेजी से आया और गुजर गया। गर्मियां आते आते गेला को महसूस होने लगा कि बनी भी उसका छोटा भाई है। अब हालत यह हो गई थी कि दोनों गांव में साथ साथ घूमने लगे थे। पहली बार जब गेला बनी को आंगन से बाहर लेकर गया तो चियांग ने तेज आवाज में हिदायत देते हुए कहा, गेला, बनी अभी बहुत छोटा है, उसे घर से बाहर मत ले जाओ। चियांग की चेतावनी सुनकर उसने फौरन बनी को उसकी दादी के सुपुर्द कर दिया। बूढ़ी औरत के चेहरे पर इत्मीनान दिखाई दिया और उसने हाथ के इशारे से गेला को कहा कि अब वह चला जाए। संक्षेप में कहें तो अब धीरे धीरे ये दोनों बच्चे आंगन से बाहर अक्सर खेलते और गांव में घूमते रहते। कभी वे सड़कों और गलियों में जाते, अलग अलग मकानों के बाड़ों के बगल से गुजरते हुए खुले आकाश में और चौराहों पर खेलते कूदते रहते। गेला के मकान को सही अर्थों में मकान कहा ही नहीं जा सकता था। वह एक गोदाम के बगल में था और उसका दरवाजा चौराहे की तरफ खुलता था। उसके मकान में न तो कोई आंगन था, न झाड़ियों से बना कोई बाड़ा। दोपहर होते होते गांव में सन्नाटा छा जाता था। गायें और भेड़ें पहाड़ की तलहटी में स्थित चरागाहों में चली जाती थी और गांव के वयस्क लोग खेतों में काम में लग जाते थे। बस केवल सांगदन ही अकेली थी जो अपने दरवाजे पर चुपचाप बैठी रहती थी। उसने आलस्य का एक नया प्रतिमान पैदा कर दिया था। जब उसने अपने बेटे को बनी के साथ हाथ में हाथ डाले घूमते देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। केला अपने साथ बनी को लेकर उसके पास पहुंचा और उसकी मां ने बनी को गोद में बिठाकर कुछ पुचकारना शुरू किया। जब पुचकारने का सिलसिला खत्म हुआ तो सांगदान फिर अपने पुराने रूप में लौट आई और दोनों को बाहर जाने को कहा। गेला इस बात से बहुत परेशान रहता था कि जब गांव के सारे लोग काम पर जा रहे हैं तो उसकी मां क्यों चुपचाप बैठी रहती है। उसने यह सवाल कर ही दिया, मां, सभी लोग खेतों में काम पर जाते हैं, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो? सांगदन ने तीखी नजरों से अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। ऐसा लगता था कि वह कुछ जवाब देना चाहती है, लेकिन जानबूझकर कुछ कहने से बच रही है। गेला ने इस सवाल को बहुत दिनों से अपने मन के अंदर दबा कर रखा था। माँ से पूछने से पहले उसने कई बार सोचा कि वह पूछे या नहीं। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसकी माँ ने भी और लोगों के साथ खेत में काम किया तो गांव के अन्य लोग उसके प्रति अच्छा व्यवहार करने लगेंगे और साथ ही उसे राशन के रूप में अनाज भी मिलने लगेगा। इसके अलावा मांस और मक्खन का जो सामुदायिक उत्पादन होता है उसका भी एक हिस्सा इसे मिल सकता है।
गेला और सांगदन के मकान के बगल में ही सामुदायिक गोदाम था और वहीं से लोगों को सारे सामानों का बंटवारा होता था। सब कुछ उसके मकान से दिखाई देता था क्योंकि उसके आंगन में झाड़ियों का कोई बाड़ा नहीं था। उत्पादन टीम के लोग उसे अनाज का एक मामूली हिस्सा दे देते थे, लेकिन सारा कुछ गांव वालों की दया पर निर्भर करता था। जाहिर सी बात है कि ऐसी हालत में यह उम्मीद करना कि उन्हें मांस और मक्खन भी मिलेगा बिल्कुल बेकार था। कुछ ही दिनों के अंदर गेला अपने साथ बनी को लेकर खेतों की ओर घूमने जाने लगा। गांव से बाहर जब वे पहली बार गए तो पहाड़ के नीचे फैले जंगल के एक सिरे पर जो चरागाह था, वहां बनी को लेकर गेला गया और कुछ जंगली बेर दोनों ने इकट्ठा किए। उन बेरों को खाने के बाद गेला ने अपने इस छोटे दोस्त से पूछा, बनी, तुम्हें अपने बड़े भाई के साथ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर प्यार के साथ देखा और सिर हिलाते हुए बताया कि उसे सचमुच बहुत अच्छा लगा। बनी का शरीर बेहद दुबला पतला था और वह बेहद कमजोर लगता था। उसकी शारीरिक बनावट छी गांव के लोगों से एकदम भिन्न थी। इस गांव के लोग प्राय गठीले डील डॉल के थे। अगर इस गांव में कोई बच्चा कमजोर पैदा होता भी था तो कुछ दिनों के अतिरिक्त खान पान से वह तगड़ा हो जाता था, लेकिन बनी के मामले में ऐसा नहीं था। अगर वह थोड़ा ज्यादा खा लेता तो कुछ भी एक तरफ अंदर जाता और दूसरी तरफ से बाहर आ जाता। उसे लगातार दस्त होने लगता। कभी कभी तो वह बुखार में सारा दिन लगभग बेहोश सा पड़ा रहता। इतना ही नहीं, उसकी आवाज भी लड़कियों की तरह मुलायम और धीमी थी। ठीक है, मैं तुम्हें हर रोज अपने साथ खेलने ले जाऊंगा, गेला ने उससे कहा। बनी ने लड़कियों जैसी कोमल आवाज में कहा, मैं चाहता हूँ कि बड़े भैया गेला रोज मेरे साथ खेले। अब तक बनी को थोड़ी थकान का एहसास होने लगा था, इसलिए दोनों आराम करने के इरादे से लंबी घासों के बीच लेट गए। उनके सिर के ऊपर घास नाच रही थी और हवा के झोंकों की वजह से घास उनके चेहरे को लगातार सहला रही थी। ऊपर आकाश में बादल तैर रहे थे और ऐसा लगता था जैसे सफेद रूही के फाहों को धोकर फैला दिया गया हो। घास के हिलते तनों के ऊपर पतंगों का झुंड ऊपर नीचे घूम रहा था। चींटों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे बड़ी हड़बड़ी में हों। तनों पर चढ़ते हुए ऊपर तक जाते, लेकिन जब उन्हें लगता कि अब इससे ऊपर भी नहीं जा सकते तो इधर उधर देखकर फिर नीचे जमीन तक लौट आते। चारों तरफ जमीन पर टिड्डे खुदक रहे थे और ड्रैगन फ्लाई पतंगे घास के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठे अपने डैने फैलाकर खुद को संतुलित करने में लगे थे। बनी, अपनी आंखें बंद करो। अगर आंखें बंद नहीं करोगे तो तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, गेला ने बनी को समझाते हुए कहा। मैं आराम करना चाहता हूँ पर आंखें बंद नहीं करना चाहता, बनी ने जवाब दिया। बनी के माथे पर वैसे ही सिलवटें दिखाई दे रही थीं जैसे बड़ों के माथे पर पड़ती हैं जब वे चिंतित होते हैं या कुछ सोचते हैं। लेकिन मैं थक गया हूँ, मेरा मन थक गया है। सभी कहते हैं कि मैं अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। बनी के मरने के बाद गेला हमेशा याद करता रहा कि उस दिन बनी का चेहरा कैसा बड़ों जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह बड़ा नहीं था, महज 3 साल का था और उसकी आवाज लड़कियों की तरह कोमल थी। उस दिन से बनी का विकास एक खास ढंग से होता रहा, किसी उम्र दराज व्यक्ति की तरह जिसके दिल की धड़कन थकी थकी सी हो। उसकी गर्दन लंबी और पतली ही बनी रही और उसकी आंखें मछली की आंखों की तरह बाहर की ओर उभरी हुई लगती थी। गेला के मन की अतल गहराई से करुणा का सोता फूट पड़ा। वह संवेदना पैदा हुई जो चरम रूप लेते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंची। अपनी नम आंखों से देखते हुए गेला ने अपनी दोनों हथेलियां बनी की आंखों पर रख दी। दोस्त, थोड़ा आराम कर लो, अब तुम्हें लगेगा आंखें बंद हैं, गेला ने मनोहार भरे स्वर में कहा। क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? मेरे पास कोई दोस्त नहीं है
और तुम भी एकदम अकेले हो? बनी ने धीमे स्वर में जवाब दिया। ठीक है, अब हम दोनों दोस्त बन गए। गेला खुशी से झूम उठा। वह बड़ी शान के साथ बनी को लेकर गांव के चौक तक आया और उसने अपनी माँ को खबर सुनाई। माँ, मैं और बनी दोस्त बन गए। सांगदन ने बनी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और ताबड़तोड़ चूमने लगी और साथ ही उसने अपनी बक-बक जारी रखने की भी गुंजाइश निकाल ली। कमाल हो गया, कमाल हो गया। मेरे गेला को मिल गया एक दोस्त और एक प्यारा छोटा भाई। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का पहला भाग, सब कुछ अस्त व्यस्त। बनी की आंखें डर से फैल गई। सांगदन की जकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए उसके पैर छटपटाने लगे। हालांकि उसके जैसा कमजोर लड़का इतनी मजबूत पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा सकता था। उसने मुंह खोला और चिल्ला पड़ा। बनी, जिसकी कनपटी पर हमेशा नीली नसें उभरी रहती थी और जिसकी लड़कियों जैसी पतली आवाज थी, अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर रो रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि लगता था किसी पेड़ पर ढेर सारे कौवे बैठकर एक साथ चीखने लगे हों। सांगदन सकते में आ गई और घबराहट में उसने इतनी तेजी से अपनी पकड़ ढीली की कि अगर गेला ने फुर्ती नहीं दिखाई होती तो बनी फर्श पर गिर जाता। गेला ने उसे लपक कर पकड़ लिया। बनी की कनपटी की नसें और भी ज्यादा उभर गई थी और उसकी लगभग पारदर्शी त्वचा के नीचे झलक रही थी। लगता था जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। गेला डर गया और बनी से कहा, प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत रो। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग न मारे जाएं, तो चुप हो जाओ। उसके इस वाक्य में एक त्रासदी थी। बनी ने धीरे धीरे अपनी रुलाई को काबू में किया। वह इतनी तेज सुबकियां ले रहा था कि लगता था उसकी सांस उसकी श्वास नली में ही फंस जाएगी और फिर बाहर नहीं आ सकेगी। उसकी नीली त्वचा के अंदर दिख रही नीली नसें ऐसी लग रही थी जैसे कोई डरावना कीड़ा अंदर बैठा हो। हर सुबकी के साथ उसका पूरा शरीर हिल जाता था और लगता था वह कीड़ा खोपड़ी को चीरकर बाहर आ जाएगा। यह सोचते ही गेला डर गया कि अगर वह कीड़ा बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके पैर कांपने लगे। घुटनों के बल बैठकर बनी का चेहरा दोनों हथेलियों के बीच लेकर उसके माथे पर उभरी नीली नसों को वह चूमने लगा। इस दौरान गेला की मां लगातार मूर्खों की तरह जोर जोर से हंसती रही। आखिरकार बनी शांत हो गया। सांगदन ने पूरा घर छान मारा कि कोई खाने की चीज मिले जो वह बनी को दे सके। थोड़ी देर की तलाश के बाद उसे कुछ खाने लायक चीज मिली और उसने उसे बनी के मुंह में ठूंस दिया, इतना कि पूरा मुंह भर गया। वह फिर हंसने लगी और बनी भी हंसने लगा। गेला बिल्कुल नहीं हंस रहा था। वह हिले डुले बगैर दीवार से पीठ टिकाए खड़ा रहा। उसे लगा था कि शरीर में जान ही नहीं है। उस समय बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी कि इस छोटे से बच्चे ने कितना डरा दिया था। उसने मन ही मन कहा, अब वह फिर कभी बनी को लेकर नहीं जाएगा। जब घर के बड़े बूढ़े खेतों से काम करके लौटे, उस समय तक भी बनी घर नहीं पहुंचा था। दादी छियांग एक दीवार से सटी सो रही थी। एनबो ने उसे हिलाकर जगाया। बच्चा कहाँ है? एनबो ने पूछा। पिता एनबो, माँ खिमचो, बड़े चाचा जामकन गोनबो सभी बच्चे की तलाश में तेजी से बाहर की ओर भागे। सब चौक की ओर चल पड़े। खिमचोक जोर जोर से बनी का नाम लेकर आवाज दे रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह किसी भूत को बुला रही हो और बनी मर चुका हो। इस खोजी दल में बनी के चचेरे भाई लोग भी शामिल हो गए। इन सब के बीच सांगदन अपने घर से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसकी गोद में बनी था। सब चौक पार कर उस ओर दौड़ पड़े। तुम बड़े लोग काम पर जाते समय इसे मेरे यहाँ छोड़ सकते हो। कितना मजेदार बच्चा है यह, सांगदन ने चहकते हुए कहा। किसी ने जवाब नहीं दिया।
2 हाथ आगे बढ़े और उन्होंने बच्चे को सांगदन की गोद से खींच लिया। अपने लाडले दुबले बच्चे को लेकर एनबो परिवार के सदस्य चले गए। सूरज डूब चुका था, लेकिन अंधेरा भी नहीं हुआ था और घरों के चूल्हे से निकलते धुएं की परत गांव के ऊपर छाई हुई थी। सांगदन चौक में अकेली खड़ी रही। चौक के एक तरफ से हवा का झोंका धूल कणों को लेता हुआ आया और फिर वापस उसी दिशा में लौट गया। उस रात सूर्यास्त के समय के बादलों में एक खास चमक दिखाई दे रही थी। सांगदन मुड़ी और अपने घर के अंदर चली गई। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, गेला, कल बनी को थोड़ा जल्दी लेकर आना। गेला चुप रहा। सांगदन ने भट्टी में पक रहे केक को निकाला और एक कटोरी में चाय डालने लगी। आओ बेटे, खाने का समय हो गया है। मुझे अकेला छोड़ दो माँ, मुझे भूख नहीं है, गेला ने जवाब दिया। सांगदन मुंह चलाती रही। आज वह और दिनों से भी ज्यादा स्वाद लेकर खा रही थी। खाते समय वह लगातार बड़बड़ाती रही कि उसे नन्हे बनी के साथ कितना मजा आया। गेला ने मन ही मन कहा कि वह अपनी माँ से नफरत नहीं करेगा, लेकिन इस बात को सोचकर उसे हरदम अपनी माँ से नफरत होती कि वह क्यों नहीं समझ पाती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसकी बेवकूफियों का मजाक उड़ाते हैं। तो भी गेला को इस बात का एहसास था कि वह अपनी माँ के साथ कितनी गहराई से जुड़ा है। बिना उसके गेला का कोई अस्तित्व नहीं है। जब से वह पैदा हुआ ऐसा ही है। गांव में सभी लोग उसकी माँ की बुराई करते रहे हैं और उसके बारे में लोगों की अच्छी राय नहीं रही है, जिसका मुकाबला वह अपने भरसक करता रहता। इसलिए जब भी उसे लगता कि वह अब और झेल नहीं सकता, ऐसे ही जवाब देता, माँ चुपचाप खाना खाओ, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में ज्यादा बात न करो। जिस समय वह अपना चिर परिचित वाक्य बोल रहा था, सांगदन का मुंह पूरी तरह केक से भरा हुआ था और वह उसे चबाने में लगी थी। गेला की बात सुनकर वह और तेजी से मुंह चलाने लगी और गर्दन उठाकर उसने एक बार में ही सारा केक निगल लिया। फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन एक लंबी डकार ही आई। माँ के मुंह से निकली गर्म हवा गेला के चेहरे को छूती हुई निकल गई। वैसे तो वह गरीबी और तंगहाली में पैदा हुआ था, लेकिन ची गांव की हर तरह की खुशबू और बदबू के प्रति वह बेहद संवेदनशील था। अपनी इस अति संवेदनशीलता की वजह से ही कई तरह की गंध को पचा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था, और इसमें वह गंध भी शामिल थी जो उसे अपनी माँ के शरीर से आती महसूस होती थी। कभी कभी तो उसे यह गंध इतनी उबकाई पैदा करने वाली लगती थी कि भागकर माँ की नजरों से बचता हुआ किसी कोने में चला जाता और उल्टियां करता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी खोखला पहाड़। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि श्वेन चांग को अपने माता पिता के बारे में पता चल जाता है। वह एक याचक भिक्षु बनकर चांग चौ जा पहुंचता है। संयोग से उस समय ल्यू होंग कहीं बाहर गया हुआ होता है और भाग्य से माता और पुत्र का मिलना निर्धारित होता है। इसलिए वह सीधा दरवाजे पर चला जाता है और वहां जाकर भिक्षा मांगता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ।
इन व्यन च्याओ सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही उसके बेटे से उसका मिलना भाग्य में लिखा गया हो। वह इन विचारों में मग्न हो रही थी, तभी उसने किसी को अपने घर के सामने सूत्र पढ़ते और भिक्षा मांगते सुना। उसने बाहर जाकर भिक्षु से पूछा कि वह कहाँ का है। भिक्षु ने जवाब दिया, मैं चिनशान मंदिर के महंत फामिंग का शिष्य हूँ। उसने दोहराया, क्या तुम चिनशान मंदिर के महंत फामिंग के शिष्य हो? वह उसे मकान के अंदर ले आई और उसने उसके सामने शाकाहारी भोजन परोस दिया। इस बीच वह भिक्षु की चाल ढाल और उसकी बातचीत की भंगिमा का सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण करती जा रही थी। उसे उस भिक्षु और अपने पूर्व पति में बहुत समानता लग रही थी, इसलिए उसने अपने नौकरों को वहां से हटा दिया और भिक्षु से पूछा, युवा गुरुदेव, क्या आप अपने बाल्यकाल से ही भिक्षु बन गए थे या बड़े होने के बाद बने? आपका शुभ नाम क्या है? आपके माता पिता हैं? भिक्षु ने जवाब दिया, ना मैं बचपन में भिक्षु बना, ना बड़ा होकर। आपको बता ही दूं कि इस समय मेरे मन में समुद्र से भी ज्यादा घृणा छाई हुई है, क्योंकि मेरे साथ एक भयंकर अन्याय किया गया है। मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी और मेरी माँ को एक नीच उड़ा ले गया था। मेरे गुरु महंत फामिंग ने मुझे च्यांग चौ के अधिनायक के निवास स्थान जाकर अपनी माता का पता लगाने को कहा है। उसने पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? भिक्षु ने जवाब दिया, मेरी माँ का नाम इन व्यन च्याओ है। मेरे पिता छन क्वांग रुई थे। मेरे जन्म नाम च्यांग लियू था और अब मेरा बौद्ध नाम श्वेनचांग है। वह कहने लगी, मैं ही इन व्यन च्याओ हूँ। क्या तुम्हारे पास अपनी बात का कोई प्रमाण है? जब श्वेनचांग को पता चला कि वही उसकी माँ थी, तो वह घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगा। माँ, अगर तुम मेरी बात का विश्वास न कर रही हो तो ये प्रमाण देख लो। यह रहा वह खून से लिखा हुआ पत्र और यह है तुम्हारा वह अंतर्वसन। यह देखते ही कि प्रमाण सच ही थे, माँ बेटे परस्पर गले लग गए और दोनों जोर जोर से रोने लग गए। फिर वह कहने लगी, तुम तुरंत ही यहाँ से चले जाओ। भिक्षु बोला, 18 साल तक मुझे अपने माता पिता का कोई पता नहीं था। फिर भला जिस दिन मुझे तुम्हारे दर्शन हुए हैं उसी दिन मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? माँ ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें यथासंभव जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर वह दुष्ट लियू वापस आ गया तो जरूर तुम्हारी हत्या करवा देगा। मैं कल अस्वस्थ होने का बहाना मारूंगी और कह दूंगी कि मैंने भिक्षुओं को दान में 100 जोड़ी जूते देने की मनौती मांगी है। मनौती पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे मंदिर आ जाऊंगी और वहीं तुमसे बातें करूंगी। आदेश का पालन कर श्वेनचांग प्रणाम में झुका और वहां से चला गया। अपने पुत्र को देखकर इन व्यन च्याओ बहुत खुश थी और साथ ही बहुत चिंतित भी थी। उसने घोषित कर दिया कि वह अस्वस्थ है, बीमार है। वह दिन भर बिस्तर पर ही लेटी रही, न चाय पी न खाना खाया। लियू होंग ने वापस आकर जब पूछा कि क्या बात है तो उसने कह दिया, जब मैं जवान थी मैंने मनौती मानी थी कि मैं भिक्षुओं को 100 जोड़ी जूते दान करूंगी। 5 दिन पहले मैंने सपने में देखा कि एक भिक्षु हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर आया है और मुझसे उन जूतों की मांग कर रहा है। उसी दिन से मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। लियू होंग बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह अपने प्रशासकीय कमरे में जा बैठा और अपने कार्यालय के 2 अधिकारियों वांग और ली को उसने आदेश दिया कि च्यांग चौ में रहने वाले हर परिवार को 5 दिन के अंदर 1 जोड़ी जूता बनाकर कार्यालय में जमा करवाना पड़ेगा। सामान्य नागरिकों ने जब सभी जूते बनाकर जमा करवा दिए तो इन वन च्याओ ने लियू होंग से पूछा, सभी जूते तो बन गए हैं, मैं अपनी मनौती पूरी करने यहाँ किन मंदिरों में जाऊं?
ल्यू हुंग ने बताया, च्यांगचौ में 2 मंदिर है, एक तो चिनशान मंदिर और दूसरा च्याओशान मंदिर। तुम्हें जो भी पसंद हो उसी में चली जाओ। इन ने कहा, मैंने सुना है कि चिनशान मंदिर बहुत अच्छा है, वहीं जाऊंगी। ल्यू हुंग ने अपने अधिकारियों वांग और ली से एक नौका का इंतजाम करने को कह दिया। इन एक विश्वस्त दासी के साथ नौका पर जा चढ़ी। मांझी ने नाव चलाई और वे चिनशान मंदिर की दिशा में चल पड़े। मंदिर में वापस लौट आने के बाद श्वेनचांग ने महंत फामिंग को सारी घटना कह सुनाई। महंत बहुत खुश हुआ। अगले दिन एक दासी मंदिर में यह सूचना देने के लिए आई कि उसकी स्वामिनी अपनी मनौती पूरी करने आने वाली हैं। सभी भिक्षु स्वागत करने बाहर आ गए। मंदिर में प्रवेश कर इन ने बोधिसत्व की प्रार्थना की, भिक्षुओं को भोजन करवाया और साथ में दक्षिणा भी दी। फिर उसने अपनी दासी को सारे जूते मोजे दान पत्र में रखने का आदेश दिया। उसके बाद वह बुद्ध कक्ष में गई, जहां उसने भक्ति भाव से पूजन किया। उसके कहने पर महंत फामिंग बाहर जाकर भेंट की गई वस्तुएं भिक्षुओं में बांटने लगा। श्वेनचांग ने देखा कि सारे भिक्षु जा चुके थे। बुद्ध कक्ष में कोई भी नहीं था, इसलिए वह अपनी माँ के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। माँ ने उसे अपने मोजे और जूते खोल देने को कहा। तब उसने तय किया कि वास्तव में श्वेनचांग के बाएं पैर की एक उंगली नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगा लिया और दोबारा से रोने लग गए। फिर उन्होंने महंत को प्रणाम कर बालक का पालन पोषण करने के लिए धन्यवाद दिया। महंत कहने लगा, मुझे डर है कि उस दुष्ट को तुम्हारे दोबारा मिल जाने का पता चल जाएगा, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से चली जाओ ताकि कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। यही सही रहेगा। इन वेनचाओ ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक चंदन काष्ठ का कंकड़ देती हूँ। तुम होंगचाओ की उत्तर पश्चिम दिशा में 10,000 पुष्प पांथशाला में चले जाओ। वह जगह यहाँ से लगभग 500 कोस दूर है। हमने तुम्हारी दादी श्रीमती चांग को वहीं छोड़ा था। मैं तुम्हें एक लिखा हुआ पत्र भी दे दूंगी, जिसे तुम सम्राट के मंत्री इन खाइशांग के घर ले जाना। उनका भवन थांग सम्राट की राजधानी में राजप्रासाद के बाईं ओर स्थित है। वे मेरे पिता हैं। यह पत्र तुम उनको दे देना और उन्हें दस्युओं को बंदी बनाने या उसको मार डालने के लिए कुछ अश्वारोही और पदातिनिक सैनिक को यहाँ भिजवाने के लिए थांग सम्राट की सेवा में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कह देना। तब तुम्हारे पिता का बदला ले लिया जाएगा और तुम्हारी माँ का उद्धार भी हो सकेगा। अब मैं यहाँ और ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, क्योंकि घर पहुँचने में देर हो जाने से वह दुष्ट शंकित हो उठेगा। यह कहकर वह मंदिर से निकलकर अपनी नौका पर जा सवार हो। श्वेनचांग रोता रोता मंदिर लौट आया। उसने महंत से कह दिया कि वह तुरंत ही होंगचाओ के लिए जाना चाहता है। 10,000 पुष्प पांथशाला पहुंचकर वह सराय के स्वामी द्वितीय ल्यू से पूछने लगा, च्यांगचाओ के अधिनायक छन की माँ जो तुम्हारी पांथशाला में रुकी हुई हैं, उनका क्या हाल है? ल्यू ने जवाब दिया, वह पहले यहाँ रहती थी, फिर वह अंधी हो गई। उसने 3-4 साल तक मुझे सराय का भाड़ा भी नहीं दिया, इसलिए अब वह दक्षिण दरवाजे के पास एक जीर्ण शीर्ण खपरेल की भट्टी में रहती है और जीने के लिए रोज सड़कों पर भिक्षा मांगती है। वह राज्याधिकारी तो बहुत पहले ही यहाँ से चला गया था। उस बुढ़िया को आज तक उसका कोई समाचार नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, यह मैं नहीं जानता। इतनी जानकारी मिल जाने पर श्वेनचांग ने दक्षिण दरवाजे के पास स्थित खपरेल की भट्टी का रास्ता पूछा और अपनी दादी को खोज निकाला। दादी कहने लगी, तुम्हारी आवाज तो बेटे मेरे बेटे छन क्वांग रुई जैसी सुनाई देती है। श्वेनचांग ने कहा, मैं छन क्वांग रुई नहीं हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ।
इन वंचाओं मेरी माँ है। दादी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? श्वेनचांग ने जवाब दिया, मेरे पिताजी की एक दस्यु ने हत्या कर दी थी और मेरी माँ को बलात् अपनी पत्नी बना ले गया था। दादी ने पूछा, तुम मेरी खोज में यहाँ कैसे आए? उसने बताया, मेरी माँ ने मुझे आपका पता लगाने को कहा था। मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ एक पत्र और एक चंदन काष्ठ का कंकड़ भी है। दादी ने वह पत्र और कंकड़ ले लिया और विलाप करते हुए कहने लगी, मेरा पुत्र यहाँ यश और गौरव पाने की लालसा में आया था और मैं सोचती थी कि वह अपनी भद्रता और कृतज्ञता बोध भुला बैठा है। यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी हत्या कर दी गई होगी। भगवान की कृपा है कि उसने मेरे पुत्र के वंश को खत्म नहीं होने दिया है और यहाँ आकर मेरा पता लगाने के लिए मेरा एक पोता अभी भी बचा है। श्वेनचांग ने पूछा, दादी आप अंधी कैसे हो गई? वह कहने लगी, मैं हमेशा तुम्हारे पिता के बारे में ही सोचती रहती थी। हर रोज मुझे उसके लौट आने की प्रतीक्षा बनी रहती थी, लेकिन वह नहीं लौटा और मैं इतना रोई कि मेरी दोनों आँखों में अंधकार छा गया और मैं अंधी हो गई। श्वेनचांग ने घुटनों के बल बैठकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ, मैं अभी तक अपने माता पिता का बदला नहीं ले पाया हूँ। आज अपनी माँ की आज्ञा पाकर मैं यहाँ आया हूँ और मुझे मेरी दादी मिल गई है। अगर मेरी सत्यनिष्ठा ईश्वर का हृदय द्रवित कर सकती हो तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दादी फिर से देखने लग जाए। प्रार्थना खत्म कर उसने अपनी दादी की आंखों पर अपनी जीभ की नोक फिरा दी। तुरंत ही दादी की आंखें खुल गई और वह फिर से देखने लग गई। दादी ने नन्हे भिक्षु को आनंद और दुख मिश्रित दृष्टि से निहारा और फिर कहने लगी, तुम सच में मेरे पोते हो, मेरे बेटे क्वांग रुई जैसे ही दिखते हो। श्वेनचांग उसे भट्टी से हटा लाया और दोबारा द्वितीय ल्यू की पाठशाला में कमरा भाड़े पर लेकर अपनी दादी को वहीं रख दिया और उसने उसे कुछ धन भी दे दिया। उसने 1 महीने बाद वापस लौटने का आश्वासन भी दिया। दादी से विदा लेकर वह सीधा राजधानी गया। वहां वह शाही नगर के पूर्वी पथ पर स्थित मंत्री इन के घर जा पहुंचा। उसने द्वारपाल से कहा, मैं मंत्री महोदय का संबंधी हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। जब द्वारपाल ने यह सूचना मंत्री को दी तो वह बोला, मैं किसी भिक्षु का संबंधी नहीं हूँ। किंतु उसकी पत्नी ने कहा, कल रात मैंने सपने में देखा था कि हमारी पुत्री मान थांग चाओ घर लौट आई है। कहीं यह भिक्षु हमारे जामाता का पत्र लेकर तो नहीं आया है? मंत्री ने युवा भिक्षु को मुख्य कक्ष में बुलवा लिया। जब भिक्षु ने मंत्री और उसकी पत्नी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जमीन पर लेटकर उसने प्रणाम करने के बाद सुरक्षित रखा पत्र निकालकर मंत्री के हाथों में दे दिया। मंत्री ने पत्र खोलकर उसे पढ़ा, फिर वह जोर जोर से रोने लग गया। पत्नी द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या बात हो गई थी, वह बताने लगा, यह भिक्षु हमारा दोहित्र है, हमारा नाती है। एक दस्यु ने हमारे जामाता छन क्वांग रुई की हत्या कर हमारी लड़की मान थांग चाओ को बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लिया। यह समाचार सुनकर उसकी पत्नी भी जोर जोर से रो उठी। मंत्री उसे समझाने लगा, इतने व्याकुल मत हो जाओ। कल सुबह ही मैं दरबार में सम्राट से आज्ञा लेकर खुद सेना लेकर वहां जाऊंगा। मैं अपने जामाता की हत्या का बदला जरूर लूंगा।
अगले दिन मंत्री राज दरबार में गया। उसने थांग सम्राट की सेवा में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें लिखा था, आपके इस दास के जामाता छन क्वांग रुई, जिसने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, की ल्यू हुंग नामक मांझी ने उस समय हत्या कर दी थी जब वह अपना पद ग्रहण करने च्यांग चौ जा रहा था और मेरी पुत्री बलपूर्वक ल्यू हुंग की पत्नी बनने पर मजबूर हो गई। कई सालों से यह ल्यू हुंग मेरे जामाता के रूप में प्रशासकीय पद को हड़प बैठा है। यह राजद्रोह है। इसलिए मैं सम्राट से प्रार्थना करता हूँ कि तुरंत ही अश्वारोहियों और पदातिक सैनिकों को भेजकर इस दस्यु को खत्म कर दिया जाए। इसे पढ़कर थांग सम्राट इतने नाराज हो गए कि उन्होंने मंत्री इनको 60,000 सैनिकों को ले जाने की आज्ञा जारी कर दी। आज्ञा पाकर मंत्री दरबार से निकला और च्यांग चौ जाने से पहले उसने सैनिकों को सैन्य चौक में इकट्ठा कर लिया। रोज ही वे सुबह के पहले ही अपने अभियान पर प्रस्थान कर देते थे और रात होने से पहले कहीं आराम भी नहीं लेते थे। वे उल्का या आकाशचारी पक्षी की तेज गति से चलते रहे और अनुमान से ज्यादा समय से पहले ही च्यांग चौ जा पहुंचे। वहां मंत्री इनकी सेना ने नदी के उत्तरी तट पर अपना शिविर स्थापित कर दिया। उसी रात मंत्री ने एक स्वर्ण खचित फलक देकर एक दूत को च्यांग चौ के उप अधिनायक और जिला न्यायाधीश को बुलवा भेजा। मंत्री इन ने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया और अपनी सहायता के लिए उनकी सेनाओं को भी बुलवा लेने को कहा। उन्होंने साथ साथ ही नदी पार की और भोर होने से पहले ही ल्यू हुंग का कार्यालय जा घेरा। ल्यू हुंग उस समय नींद में सोया हुआ सपने देख रहा था। अचानक उसने तोपों की गड़गड़ाहट और ढोल नगाड़ों घंटे घड़ियालों का शोर सुना। जब सैनिक उसके घर में आ घुसे तब उसे असहाय अवस्था में जल्दी ही बंदी बना लिया गया। मंत्री ने ल्यू हुंग और उसके गुट के लोगों को रस्सियों से जकड़कर वध स्थल पर ले जाने का आदेश दे दिया। सेना को नगर के परकोटे के बाहर ही तंबुओं में रहने दिया गया था। मंत्री इन कार्यालय के मुख्य कक्ष में गया और उसने अपनी पुत्री को बाहर आकर उससे मिलने को कहलाया। पुत्री को बाहर आने की तीव्र इच्छा तो हो रही थी, लेकिन वह अपने पिता के सामने आने में शर्मा रही थी और संकोच महसूस कर रही थी। वह तो फांसी लगाकर आत्महत्या करने ही जा रही थी। जब श्वेन चांग ने यह सुना तो वह उसे बचाने के लिए जल्दी दौड़ गया और घुटनों के बल बैठकर कहने लगा, आपका पुत्र और मेरे नाना जी सेना लेकर मेरे पिता का बदला लेने यहाँ आए हुए हैं। उस दुष्ट को बंदी बना लिया गया है, इसलिए अब आपको आत्महत्या करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, आपके अभाव में मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। इसी समय मंत्री इन भी वहां पहुंचा और उसने समझा बुझाकर उसे आत्महत्या करने से रोक दिया। वह कहने लगी, कहा गया है कि जीवन में स्त्री का केवल एक ही पति होना चाहिए। उस दस्यु के हाथों मेरे पति की हत्या कर दिए जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ और उस हत्यारे की पत्नी बनने के कलंक को तो मैं कभी सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरे गर्भ में मेरे पति का बालक पल रहा था, इसलिए मुझे जिंदा रहने के लिए यह लज्जा स्वीकार करनी पड़ गई थी। परमात्मा का धन्यवाद है कि अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है और मेरे पिता ने सेना के साथ आकर मेरे पति की हत्या का बदला ले लिया है। लेकिन मैं आपको मुंह कैसे दिखा सकती हूँ? मेरे लिए तो आत्महत्या ही एक उपाय बच गया है। मंत्री ने जवाब दिया, मेरी बच्ची, तुमने तो सांसारिक सुखों के लोभ में नैतिकता का परित्याग नहीं किया था। तुमको तो यह काम मजबूरी में करना पड़ा। इसमें शर्मिंदा होने जैसा तुमने कुछ भी नहीं किया। अब क्या था, पिता और पुत्री एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लग गए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।
CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत बड़ा होता है, लगभग 1 घंटे का, तो आपको अगर देखना है तो पूरा देखने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इस तरह की वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।